वो हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा मार्क्सवादी आलोचक और मार्क्सवादी निबंधकार है, कथाकार वो होता है जो कहानी और उपन्यास लिखता है, यशपाल। और यशपाल तो इतना क्रांतिकारी व्यक्तित्व का धनी रहा है कि कदाचित पहला ऐसा लेखक है जिसकी शादी भी जेल में हुई। ऐसा पॉसिबल है? शादी तो शादी है, जेल में हो गई। जेल में शादी हुई है यशपाल की। पढ़ना, यशपाल की आत्मकथा का नाम है सिंहावलोकन। जेल में शादी हुई यशपाल की। बहुत बड़े क्रांतिकारियों में अज्ञे और यशपाल का नाम बड़ा है। चंद्रशेखर आजाद के देहांत के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी जो है उसका अध्यक्ष बना था यशपाल। मित्रों, इतना बड़ा कथाकार है यशपाल। उसकी कहानी है, पहली कहानी का नाम है मकरील। उस मकरील में उसने कवि के द्वारा कहलवाया है कि उद्दाम आवेग का नाम ही प्रेम है। सुनो, ये बात चली है तो समय की तो हमारे पास कैसी भी कमी नहीं है। ये अलग बात है कि मैं बोलता रहता हूं और तुम 11 हो। इस मकरील कहानी को बहुत संक्षेप में सुनाकर तुम्हारे विचार जानना चाहूंगा कि इतना बड़ा मार्क्सवादी कथाकार है जिसने बताया है कि इस कहानी में एक नदी है जिसका नाम मकरील है। वो कश्मीर में बहती है, पहाड़ी क्षेत्र में है। और इस कहानी में एक बहुत बड़ा कवि है, एक ऐसा कवि जिसको यूरोप और अमेरिका तक ने सम्मानित कर रखा है, बहुत उसको सम्मान दे रखा है। बहुत ही प्रतिष्ठित कवि है। लोग उसकी एक झलक पाने के लिए जैसे मर जाना चाहते हैं। इतना लोकप्रिय साहित्यकार है वो, जो लगभग 70 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति है। कुछ तो डॉक्टरों की सलाह थी कि तुम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पहाड़ी क्षेत्र चले जाओ। कुछ उधर एक आयोजन था कवि के ऊपर, कवि की भारी डिमांड थी और आज कवि को वहां के लोग सुनना चाहते हैं, तो वह उस क्षेत्र में जाता है। हजारों की जनसैलाब संख्या बैठी हुई है, उसको देखना चाहती है, उसको सुनना चाहती है। और उसी सैलाब में एक युवती भी है। उस युवती के मन में यही भाव है कि मैं एक झलक इस साहित्यकार को देख लूं। वो युवती 27-28 साल के आसपास की नवयुवती दिखाई गई है। और मित्रों, उस बेचारी नवयुवती जो तमाम प्रकार की अपनी इच्छाओं को लेकर आई कि मैं उसे देखूंगी बहुत निकटता से, उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है कि वह उस साहित्यकार तक पहुंच नहीं पाती। भीड़ छटने के बाद हल्की सी एक झलक उस साहित्यकार पर पड़ी, उसने फूल फेंके, रोती सी में गदगद हो गई। मामला बिखर गया। वो जो कवि है वो अपने होटल में चला जाता है। पहाड़ के ऊपर एक होटल बनी हुई है, उसके कक्ष में वो ठहरा हुआ है। उस युवती के मन में साहित्यकार के दर्शनों की इतनी चाहत है कि उसी के बराबर के होटल में, बराबर के से कमरे में अपना कक्ष ले लेती है। और वो बार बार कोशिश करती है कि मुझको साहित्यकार की एक झलक दिख जाए। रात्रि का समय था, आसमान में तारे चंद्रमा छाए हुए थे। कवि हृदय तो रात में ही जागता है। प्रकृति का खूबसूरत सौंदर्य का अपने नजारों से देख लेना कवि के लिए बहुत बड़ी बात है। वो अपनी बालकनी में आता है और बालकनी में आवाज आ रही है उस नदी के हल्के हल्के से बहने की, तो लगता है कि आसपास ही वो नदी होगी। उसको वो युवती दिख जाती है और युवती तो भाव विभोर हो जाती है उसको देख करके कि वाह, साक्षात दर्शन कर रही हूं। उसने कहा कि यहाँ कोई नदी है मकरील? बस युवती को क्या चाहिए? है यहाँ एक पास में नदी बहती है। संबोधन मुझे नहीं आता श्रीमान क्या कहकर किया, अब चाहो तो मैं आपको दिखा के ला सकती हूँ। चांदनी रात है, साहित्यकार तो दिन और रात को कुछ देखता नहीं है। वृद्ध व्यक्ति ने अपनी छड़ी उठाई, खुशी खुशी तैयार हो गया। वो उसको दिखा करके ले जाती है, घुमा के लाती है। अब वो साहित्यकार उस नदी को देखते हुए कुछ कुछ विचार करता है कि कितनी तड़प होगी इस नदी में कि अपने समुद्र से मिलने के लिए शिद्दत से बही जा रही है। अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। युवती सिर्फ हूं हां में जवाब दे रही है। वादा किया गया दोनों तरफ से कि अगले समय भी हम इस नदी की खूबसूरती को देखने फिर आएंगे। दोबारा उसी समय वो फिर वहां जाते हैं। नदी के सौंदर्य को, चांदनी रात को अच्छा लगता है ना। रात में आप चंद्रमा तारे सब देखोगे, मित्रों स्वर्गिक दृश्य होता है वो। फिर वो कुछ ऐसा कहता है कि जो नदी का प्रवाह जो तेज गति से बढ़ रहा है, ये नदी का ये उद्दाम यौवन है। और उद्दाम यौवन के बह जाने के बाद कीचड़ी शेष रह जाता है। अब वो तो कवि है, कवि तो कल्पनाओं में जो बोलता है वो स्त्री हो सकता है, उसकी आधी बात समझ रही हो, आधी नहीं समझ रही हो, पर उसको इतना समझ में आ गया कि ये कवि अपने अकेलेपन से पीड़ित है। क्लियर? तो उसने कहा कि काश मेरे भी जीवन में ये प्रेम तत्व रहता। वो नवयुवती ने कहा कि यद्यपि मैं आपके लायक नहीं हूं, लेकिन यदि आप अन्यथा ना लें और बुरा ना माने तो क्या मैं आपकी सहभागी बन सकती हूं? वो वृद्ध साहित्यकार स्तब्ध, कि वो तो बूढ़ा है 70 साल का, उसको रोटी बनाने वाली मिल रही है सही उम्र की है। और वो लड़की जो है उसको उम्र से कोई मतलब नहीं है। वो भावनाओं में ऐसा जीवन जी रही है कि वो साहित्यकार में पूरे ब्रह्मांड को देखती है। दोनों कुछ नहीं बोले। साहित्यकार अपने कमरे में आता है और शीशा देखता है। शीशा देखता है और देखता है कि खुद के चेहरे पर कितनी झुर्रियां पड़ी हुई हैं, कितने बुढ़ापे में बदसूरत उसका चेहरा है। वो देख नहीं पाता और तौलिए से उस शीशे को ढक देता है। कुछ विचार करता है, सोचता है। अगले दिन वो अकेला ही
उस नदी की तरफ निकलता है, पर वो युवती भी पीछे पीछे उसे आती है और वो देखता है कि वह आ रही है। नीचे मकरील नदी अपना हाहाकार नाद लेती हुई बह रही है। अब वो युवती जब उसके समीप आ जाती है तो वो युवक साहित्यकार जो वृद्ध साहित्यकार उस युवती से पूछता है कि तुम मेरा साथ दोगी? उसने कहा कि जीवन भर। वह वृद्ध साहित्यकार दूसरा सवाल पूछता है, कितना प्यार करती हो मुझे, क्या कर सकती हो मेरे लिए? उस युवती ने कहा कि जो भी कर सकती हूं। वह भी कुछ क्षण सोचता है और वो साहित्यकार महोदय कहता है कि कूद जाओ मकरील में। क्षण भर में छपाक की आवाज आती है और हाथियों को भी बहा ले जाने वाली उस नदी में एक चीख तक नहीं आई। छपाक के ध्वनि के साथ ही बूढ़ा साहित्यकार एकदम से कंपायमान हो गया। उसने तो उस युवती से अभी तक नाम तक नहीं पूछा कि उसका नाम क्या है, वह उसे किस नाम से पुकारे है। तो वह मकरील के नाम से आवाज लगाता है, मकरील मकरील, हरिओम मकरील। और मकरील तो जा चुकी है अनंत समुद्र में। वो अपनी बैत को पकड़ करके, रेलिंग को पकड़ पकड़ के सहारे से बड़ी मुश्किल से अपने कक्ष तक पहुंचता है। तौलिया हटाता है, फिर शीशा देखता है और अपनी छड़ी से उस शीशे के टुकड़े टुकड़े कर देता है। क्यों कर देता है पता नहीं। कुर्सी पर बैठ जाता है, बड़बड़ाता रहता है। उसके मुंह से यही ध्वनि निकलती रहती है, ए मकरील, हरिओम मकरील। और सुबह तक वो वृद्ध व्यक्ति मृत पाया जाता है। इस प्रकार कहानी समाप्त हो जाती है। पर हैरानी की बात यह है कि मार्क्सवादी कथाकार में यशपाल के ऊपर कोई साहित्यकार नहीं है और ये उनकी पहली कहानी है जो 1934 में प्रकाशित हुई। इसके 2 साल बाद ही प्रेमचंद की कफन कहानी आती है। तो कफन कहानी, मकरील कहानी, एक बार इस कहानियों को क्रम से भी लगवाया गया। मित्रों, मैं इस कहानी को समझ नहीं पाता हूं कि इसमें कहना क्या चाह रहा है, क्योंकि यशपाल जैसा मार्क्सवादी कहानीकार बिना किसी उद्देश्य के कहानी लिख दे, ये तो संभव है नहीं। अब आप प्रभु तो जिज्ञासु हो, समय था, उद्दाम आवेग से मुझे याद आई, ऐसा तो कभी नहीं बोलोगे ना, क्योंकि पहली कहानी मकरील है जो यशपाल के पहले कहानी संग्रह में ही शामिल है। और यशपाल का पहला कहानी संग्रह है पिंजरे की उड़ान। क्या? पिंजरे की उड़ान यशपाल का पहला कहानी संग्रह है। इसी में इनकी पहली कहानी मकरील शामिल है। 1934 में मकरील लिखी गई यशपाल की पहली कहानी थी। अब मुझे इस कहानी की संवेदना बोध पर प्रकाश डालोगे भावी शिक्षक हो, अब तुम अध्यापक बनने वाले हो। यस, वेरी गुड। हाँ, इसका मतलब आपने मेरा पूर्व व्याख्यान कहीं न कहीं सुन जरूर लिया है। अच्छा, जिन्होंने मेरा पूर्व व्याख्यान कभी इस कहानी पर नहीं सुना है, उन व्यक्तियों का क्या विचार है? बच्चे, तुम्हारा बहुत अच्छा जवाब है और इसे साबित होता है कि तुम बहुत अच्छी दिशा में पढ़ रहे हो। आप क्या सोचते हो? क्योंकि आपने तो उस बच्चे की आवाज को यहां तक सुना नहीं है। मैं तो केवल ऑटो के हिलने से ही समझ गया कि वो सही दिशा में बोल रहा है। हाँ, तुम लोग बताओ ना, तुम लोग इधर से, ये लाइन तो खामोशी रहती है, शांत शांत बैठे रहते हो। इस कहानी से क्या प्रेरणा मिली लड़की? तुम बताओ ना, तुम आगे की 2-3 लड़कियां जो हंसती रहती हो, तुम बताओ, क्या तुम्हें इस कहानी को सुनकर के हंसी आई, रोना आया? आदि आदि सुनिए क्या? मैं तो पूरी सुना रहा हूँ, सबसे आगे बैठी है। अच्छा ठीक, हाँ पूरी सुनने वाले तुम बताना, बोलो कुछ। अरे इस कहानी से प्रेरणा मिलती है कि बूढ़े आदमी के चक्कर में मत रहो, और दूसरी प्रेरणा यह मिलती है प्रपोजल तो करो लेकिन जगह तो देख लो। अब मान लो पुल नहीं होता, वहां मैदान होता, तो कहां कहता कि गिर जा नदी में? भाई सामने वाला क्या कहते? अब वही नदी के पुल पे था, उसने कहा कूद जा पुलिया से नीचे, तो कूद गई। अरे उस नवयुवती की जगह यदि मैं होती, 2 तो झापड़ मारती उस साहित्यकार के, और पहले उसकी बैत को नदी में फेंकती, फिर उसको ढक्का देके चल, बहुत साहित्य लिख लिया है, जा आराम से बैठ जा इसमें है। और क्या क्या पागलपन है? मित्रों, इस कहानी में यशपाल ने बहुत बड़ा सवाल उन लोगों पे उठाया है, ऐसे साहित्यकार जो जीवन के यथार्थ बोध से परिचित नहीं होते और केवल अपनी कल्पनाओं में ही भटके रहते हैं, कल्पना को ही वो अपने जीवन का सत्य मान लेते हैं। उन साहित्यकारों के साथ यही असर होता है। वो जो बूढ़ा साहित्यकार है, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये कोई जिंदा लड़की है जो तुमसे प्रेम करती है। वो यही मानता है जैसे एक सपना देख रहा हो और ये पात्र उसके साहित्य की पात्र है, और साहित्य का ही कोई पात्र निकल करके उसे बातचीत कर रहा है। इसलिए वह उसकी भौतिक उपस्थिति को समझ ही नहीं पा रहा है, और उसने उसी फ्लो में कह दिया कि कूद जा नदी में। ये वो व्यक्ति है जो सामने जीवित व्यक्ति को भी अपने साहित्य का एक काल्पनिक पात्र मानता है, और तब उसके साथ वो संवाद कायम करता है। केवल कल्पनाओं में भटकने वाला साहित्यकार जो जीवन जगत के यथार्थ से टकराता नहीं है, ना तो वो साहित्यकार हमारे लिए उपयोगी है और ना ही उसका साहित्य है। ये बिंदु है, यहां यशपाल ने इस बारीक बात को उठाया है। खैर, क्या है? वो भी काल्पनिक पात्र है जो एक बहुत बड़ा साहित्यकार है, वो एक काल्पनिक पात्र है। कहानी तो कल्पना से चलती है ना उसमें, तो एक दूसरी विचारधारा को बताने की कोशिश की है। खैर आगे चलो, देखो, नोट करो मित्रों,